इसमें क्या होता है, तो दो सदिश आपस में गुना करता है, अब एक तीसरा सदिश का निर्माण करता है, और जो तीसरा सदिश बनेगा वह दिए गए दोनों सदिशों पर लंबवत होगा। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर, अब ये हमारा बी वेक्टर, ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर है, और इनके बीच में प्राप्त हुआ एंगल थीटा, और हमको करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पिछले क्लास में हमने बताया था कि दो सदिशों को अदिश गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना के निशान की जगह डॉट का निशान, इस तरह से बिंदु का निशान लगाते हैं। अब अगर दो सदिशों को गुना करके सदिश बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस का निशान लगाते हैं, ऐसा गुना का निशान लगाते हैं। जब दो सदिशों के बीच में गुना का निशान लगा हो तो समझ जाओ कि ये दो सदिशों का क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। दो सदिशों का हम क्रॉस प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, और दो सदिशों के बीच में डॉट निशान लगा हो तो आप समझ जाना कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। और जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट बनता है तो अदिश बनता है, और जब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट बनता है तो सदिश बनता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से बनेगा एगो सी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? सी वेक्टर। सी वेक्टर किधर बनेगा? तो सी वेक्टर ये दोनों वेक्टर के ऊपर लंबवत रहेगा। लंबवत रहेगा तो या तो ऊपर से लंबवत होगा या तो नीचे से लंबवत होगा। अब जैसे आप समझिए, जैसे मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर है, हम कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आपने 11th क्लास नहीं किया है और आप वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो आप ध्यान से समझिए। हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, आसना नहीं, संसाधन कम हो तो क्या हुआ, साधने आना चाहिए। साधने आ गया ना तो संसाधन अपने आप हो जाता है, वरना संसाधन है और साधने नहीं आता है तो संसाधन व्यर्थ हो जाता है। तो हमारे पास संसाधन नहीं है लेकिन साधने आता है, हम इसको निरर्थक नहीं बनाएंगे, सार्थक कर देंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, अब ये बना है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो ए वेक्टर में बी वेक्टर से क्रॉस करेंगे, ए वेक्टर में बी वेक्टर से क्रॉस करेंगे तो एक बनेगा सी वेक्टर। ये हमारा है सी वेक्टर। ये सी वेक्टर जो है वो ए पर भी लंबवत रहेगा और बी पर भी लंबवत रहेगा। गौर से देखें, ये हमारा ए वेक्टर, ये छिललका जो है वो ए वेक्टर, और ये तो देख रहे हैं ये कौन है, बी वेक्टर। तो ए वेक्टर अभी बी वेक्टर, ए वाला ए वेक्टर, ए वाला बी वेक्टर, ए में बी से गुना कर रहे हैं तो या तो वेक्टर हमारा ऊपर होगा, ये बनेगा सी वेक्टर, या सी वेक्टर जो होगा ये दोनों पर लंबवत रहेगा। तो दोनों पर लंबवत ऐसे रखेंगे तो ए पर भी लंबवत है, अब इधर से देखेंगे तो बी पर भी लंबवत है, तो बी के साथ भी ये लंबवत और ए के साथ भी यह लंबवत। तो दोनों सदिशों के साथ यह लंबवत है। यह लंबवत ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि किधर से लंबवत रखा जाए। तो इसके लिए राइट हैंड रूल अप्लाई करना। राइट हैंड रूल क्या है, यानी दक्षिण हस्त नियम क्या है? तो यह नियम ध्यान से सुनो। यदि ए वेक्टर को बी वेक्टर से गुना कर रहे हैं तो ये हो गया क्रम के अनुसार पहला वेक्टर और बी हो गया दूसरा वेक्टर। तो पहले वेक्टर पर अपने हाथ के हथेली को रखना और रखते वक्त ध्यान देना कि जो उंगली मुड़ेगा वो एंगल पर मुड़ करके आ जाएगा। तो पहले वेक्टर पर हम हाथ को रखेंगे तो ये पहला वेक्टर ए वेक्टर, अब ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर पर हम हाथ की हथेली को ऐसे रख दिया, उंगली को ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ करके एंगल पर छोड़ देंगे, अंगूठा को कर देंगे खड़ा। तो अंगूठा जिधर खड़ा उधर ही होगा सी वेक्टर। इसी वेक्टर कौन होगा? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनने वाला ही सी वेक्टर। अगर हम बी में ए से गुना करते हैं तो ए में बी से गुना किया तो अंगूठा ऊपर,
अगर बी में ए से गुना करेंगे तो बी होगा पहला सदिश और ए होगा दूसरा सदिश। तो बी पर हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। अगर ऐसे रखेंगे तो एंगल इधर चला आएगा। आपको हथेली को ऐसे रखना है कि अपने अंगुली को एंगल पर मोड़ देना। तो एंगल यहां बन रहा है ना, तो एंगल पर ऐसे मुड़ जाएगा। तो अबरी अंगूठा किधर है? नीचे। यानी ए में बी से गुना करेंगे तो डायरेक्शन ऊपर बता रहा है और बी में ए से गुना करेंगे तो डायरेक्शन नीचे बता रहा है। तो ये वेक्टर हमारा क्रिएट होगा। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर की गुना से जो वेक्टर क्रिएट होगा सी वेक्टर, या तो ए ऊपर होगा या तो नीचे होगा, लेकिन इस बात की गारंटी होगी कि ए पर भी लंब होगा और बी पर भी लंब होगा। तो इसको लिखा कैसे जाए? तो इसको लिखने की तरीका क्या है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। बिजली धोखा दे दिया है, लाइन कट चुकी है, लेकिन प्रकाश पर्याप्त है। हाँ चलिए, आपको प्रकाश की कमी नजर नहीं आ रहा है। ए वेक्टर को बी वेक्टर से गुना करेंगे, सी वेक्टर बनेगा। सी वेक्टर जो बनेगा इसके लिए हम क्या लिख पाएंगे? तो लिख पाएंगे कि ए वेक्टर, मार्कर भी धोखा दे रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आप लिखेंगे ए बी साइन थीटा, और इसके साथ आप डायरेक्शन लगा देंगे ईटा कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा, अगर वैल्यू पूछे यानी मैग्नीट्यूड पूछे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू बता दो, तो वैल्यू बताने के लिए मोड लगाते हैं। तो मोड लगाते हैं तो फिर डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है तो केवल लिखना ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ईटा कैप कौन है? तो ईटा कैप बताने वाला है कि अंगूठा किधर है। अंगूठा जिधर है वही सी वेक्टर का डायरेक्शन है। ये जो ईटा कैप है वह अंगूठे की ओर होगा। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के गुना करने से जो सी वेक्टर बनेगा वो सी वेक्टर ऊपर जाएगा, किसे वेक्टर नीचे आएगा। सी वेक्टर किधर जाएगा, सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो सी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हमने नियम बताया कि ए वेक्टर पर हाथ रखो। यानी अगर हम ए में बी से गुना कर रहे हैं तो ये हो गया पहला सदिश, बी हो गया दूसरा सदिश। तो ए पर हाथ को रखेंगे, हाथ को रखते हैं, अब ऐसे रखते हैं कि अंगुली मुड़ करके एंगल पर आ जाए। अंगुली मुड़ करके एंगल पर आ जाए। एंगल पर जो अंगुली मुड़ेगा तब जाके आप अंगूठा खड़ा करेंगे। अंगूठा जिस दिशा में खड़ा होगा वह बताएगा कि सी वेक्टर आपको इसी दिशा में बनाना है। तो ए में बी से गुना करेंगे तो अंगूठा ऊपर, बी में ए से गुना करेंगे तो अंगूठा नीचे। यानी ए और बी का गुना का मान सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन ऊपर और नीचे यानी उल्टा हो जाएगा। तो आपको ईटा कैप की अगर जानकारी देनी है तो ईटा कैप के बारे में कह सकते हैं कि अपने दाएं हाथ के ईटा कैप देखो। मान लो कि हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। देखो, मान लो कि हमारा अंगूठा है और इस तरह से हम चित्र थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग उतने बड़े चित्रकार तो है नहीं कि बहुत सुंदर आपके लिए हम चित्र बना सकें। कुछ इस तरह से हम डायग्राम बना करके बात को स्पष्ट करेंगे। तो देखो, ये जो अंगुली मोड़ना है
वो एंगल पर मोड़ना है, याद रखें, इसलिए चित्र बना दिया। अंगुली कहाँ मोड़ के रखना है? एंगल पर। अंगूठा ही आपका ईटा कैप होगा। ईटा कैप होगा मतलब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर से बनने वाला जो सी वेक्टर होगा वो किधर होगा? तो अंगूठा की ओर। सी वेक्टर जो होता है, ये भी बात याद रखना कि सी वेक्टर जो होता है, जो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के क्रॉस वेक्टर से बनने वाला जो सी वेक्टर होगा, ये होगा सी वेक्टर। अब ये जो सी वेक्टर होगा वह ए पर भी लंबवत होगा और बी पर भी लंबवत होगा। हमने डायग्राम में बताया था कि ये हमारा ए वेक्टर, ए वाला ए वेक्टर, ए वाला बी वेक्टर, ई बना सी वेक्टर। तो सी वेक्टर ए पर भी लंबवत होगा और बी पर भी लंबवत होगा। तो यहां पर हम लिख देखते हैं कि सी वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर का, तथा सी वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर का। इतना आप याद रखेंगे, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। इतना आप चाहें तो अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुना करने में अगर हम फार्मूला पूछेंगे कि दो सदिशों के सदिश गुना का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप क्या बोलना होगा? ए बी साइन थीटा। अगर हम बोलेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुना बताओ, मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, तो फार्मूला बोलेंगे ए बी साइन थीटा ईटा कैप। मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो ईटा कैप मत बोलना, मैग्नीट्यूड शब्द नहीं बोलेंगे, ईटा कैप बोलना चाहिए। तो ये हमारे दो वेक्टर के बीच में सदिश गुना करने का नियम कानून है। अब देखो, आपको कुछ यूनिट वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आ जाए, तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहते। डायरेक्ट उसके लिए कुछ ट्रिक्स या टेक्नोलॉजी है, उसको हम आपको लिख देते हैं, उसको आप याद रखना, आपका काम सरलता से निकल जाएगा। तो अब उसका काम बहुत सरलता से निकलेगा। जैसे मान लो कि आई कैप है, मार्कर भी नहीं चल रहा है बढ़िया से आज का। अगर वीडियो में कोई क्वालिटी त्रुटि होती है तो इसके लिए मैनेज करना। आई कैप, जे कैप और के कैप ऐसे सजा लेना। अगर आप घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में गुना करेंगे तो हमारे घर में जो घड़ी होती है वो सुई ऐसे घूमती है। अब हम घूम रहे हैं विपरीत दिशा में, तो ये हो गया एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉक में गुना करेंगे तो अगला में प्लस में लिख देना होगा, यानी आपका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव नेक्स्ट। क्या प्राप्त होगा? पॉजिटिव नेक्स्ट, माने प्लस में मिलेगा और अगला मिलेगा। काहे? तो आपको मिलेगा आई में जे से गुना करो, आई कैप क्रॉस जे कैप। मार्कर देखिए ना थोड़ा सा है क्या? आई कैप क्रॉस जे कैप, तो इसका सीधा रिजल्ट आएगा के कैप। देखो, आई में जे से गुना किए तो अगला लिखना है, और लिखना है तो प्लस में लिखना है। इसी तरह से जे में के से क्रॉस करेंगे, जे क्रॉस के कैप, तो क्या मिलेगा? जे क्रॉस के कैप। तो जे के तो हो गया, तो अगला लिख दो कौन? आई कैप। अगर के में आई से गुना करोगे, के कैप क्रॉस आई कैप, तो इसके बदले आपको लिखना होगा के में आई से गुना करेंगे तो दो तो हो गया, तो अगला कौन बच गया? जे कैप। तो केवल जे कैप लिख देना। यह यूनिट वेक्टर के गुना करने का तरीका है कि अगर आप दो वेक्टर के बीच में एंगल, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, आई में जे से गुना कर रहे हैं, अगर ऐसे सजा करके एंटी क्लॉकवाइज में गुना करेंगे तो दो का गुना होगा, अगला रिजल्ट आ जाएगा। दो का गुना होगा, अगला रिजल्ट आ जाएगा। इन्हीं दोनों का गुना होगा, ये रिजल्ट आएगा। इन्हीं दोनों का गुना होगा, ये रिजल्ट आएगा। और जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। अच्छा, अगर आप क्लॉक की दिशा में गुना करते हैं, आई कैप को, जे कैप को और के कैप को आपने इस पैटर्न में सजा लिया। अब इस पैटर्न में सजाने के बाद आप क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, तो ऐसे गुना करोगे, ऐसे गुना करोगे क्लॉक की दिशा में, क्लॉकवाइज की दिशा में गुना करोगे,
तो आपको मिलेगा नेगेटिव नेक्स्ट। क्या मिलेगा? नेगेटिव नेक्स्ट। नेगेटिव नेक्स्ट कैसे? तो देखो आई में के से, तो अगला जे नहीं माइनस जे, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या मिलेगा? माइनस जे कैप। अच्छा के में जे से गुना करोगे तो के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे और आई तो आ गया, जे में आई आ गया, तो क्या बचेगा? माइनस के कैप। तो याद रखेंगे अगर आप सजाते हैं आई जे के इस फॉर्म में, तो आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज गुना करना हो तो प्लस में अगला लिखना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गुना करना हो तो माइनस में लिखना। ये बात जरूर याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे संबंधित जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आता है कि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र पूर्व दिशा में है, वहां पर एक प्रोटॉन को उत्तर दिशा में छोड़ा गया, तो बताएं कि प्रोटॉन किस दिशा में बल महसूस करेगा। ये छोटा सा सवाल आता है, तो उसमें उस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम इन चीज़ों को किसी भी सूरत में मिस आउट नहीं करेंगे, एकदम दिमाग में बनाए रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत आसानी से ये काम होता है। आई कैप जे कैप के कैप, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गुना करना तो दो गो का गुना करना, अगला रिजल्ट लिखना, और अगला जो रिजल्ट लिखना वो प्लस में लिखना। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गुना करते हैं तो दो गो का गुना करना, अगला रिजल्ट लिखना, और अगला रिजल्ट जो लिखना वो माइनस में लिखना। अब ये छोटी सी टेक्नोलॉजी से बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट एनालाइज किया जाता है जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ पर बहुत प्यारा सा सवाल आता है पॉलिटेक्निक में या फिर नीट में या फिर आपको बोर्ड के एग्जाम में, हर जगह इस तरह के सवाल आते हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा जरूरी है ध्यान देने के लिए। अब वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे अंतिम कॉन्सेप्ट पर हम लोग विचार करेंगे, और ए वाला थोड़ा सा गौर से देखना। देखो बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपकी केवल मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो यदि आपको कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर की सहायता से लिखा हुआ मिल जाए, जैसे ए वेक्टर मिल गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर मिल गया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड इन नंबर के रूप में रहेगा। यहाँ पर भले ही फैशन में है ए एक्स ए वाई और ए जेड के रूप में है, लेकिन आपके पास सवाल जो आएगा वो ए एक्स ए वाई ए जेड कह के नहीं आएगा। ए एक्स के जगह पर कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा, ए वाई के जगह पर कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा, नंबर के रूप में आएगा। तो आपको कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर की सहायता से लिखा हुआ मिले, अब इसको कहे कि क्रॉस वेक्टर निकालो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, तो तुम्हें करना क्या होगा? तो दो को ऐसे लंबे लंबे दीवार खड़ा कर देना। क्यों खड़ा करेंगे मत पूछना, ये सब हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम नहीं उचित समझते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम कल से बहुत इंपॉर्टेंट से सीखेंगे। आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे इस लंबे लंबे जो दीवार खींचे हैं, ऐसे ऐसे जो लाइन खींचे हैं, ऐसे पहले लाइन खींच लेना, और लाइन आ भी गया। चलिए लाइन से लाइन आगे, बहुत खुशी हुई। तो ऐसे आई कैप जे कैप के कैप लिख देना। फिर इसके बाद ये पहले वेक्टर के जो भी नंबर दिखाई दे यहाँ उतार करके लिख देना, इसको कंपोनेंट कहा जाता है। उतारना ए एक्स ए वाई ए जेड उतार लेना। फिर दूसरा वेक्टर का दूसरा लाइन में उतारना बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसे उतार देना। फिर अपने मन से एक बराबर का निशान देना, पहला बॉक्स लगाना, अब इसमें आई कैप लिखना। फिर दूसरा बॉक्स लगाना, इसमें जे कैप लिखना, अब बॉक्स के आगे माइनस लगा देना। फिर तीसरा बॉक्स प्लस में, अब इसके साथ के कैप लिख देना, ऐसे सजा देना। बस ध्यान रखना आई कैप का भी बॉक्स प्लस में रहने देना है, के कैप का भी बॉक्स प्लस में रहने देना है,
केवल जे कैप का बॉक्स माइनस में रहने देना है, केवल जे कैप के बॉक्स के आगे माइनस लगाना है। अब इतना करने के बाद बॉक्स में क्या भरे, तो बॉक्स में भरने से पहले आप कैसे गुना करेंगे, तो पहले ऐसे गुना करना, डायग्राम समझो, पहले ऐसे गुना करना तब ऐसे गुना करना, और ऐसे गुना करके पहिलका में से दूसरका को घटा देना और बॉक्स में रख देना। लेकिन आई कैप के बॉक्स में रखने से पहले आई कैप के नीचे ऐसे हाथ से तोप लेना। तो आई कैप के नीचे ऐसे हाथ से तोप दिया। अब पहले ऐसे गुना फिर ऐसे गुना, तो ऐसे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ए वाई बी जेड, तो ए वाई बी जेड लिख दिया, फिर ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई लिखते जाना, अब बीच में लगा देना क्या, माइनस। पहले ऐसे फिर ऐसे, ये डायग्राम मत भूलना वरना गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, जे कैप के बक्से में रखने जा रहे हैं तो बक्सा में रखे जाने से पहले हाथ में इससे ऐसे लुका लेंगे, ऐसे लुका लेंगे। जो बच गया उसको गुना करेंगे तो ऐसे गुना करेंगे, तो यहाँ बचा हुआ है एक्स, यहाँ बचा हुआ है बी जेड, इसीलिए तो नाम पड़ा है क्रॉस। तो ए एक्स बी जेड गुना करो, ए एक्स बी जेड, हाथ से तोपे रहो, ए जेड बी एक्स ऐसे गुना करना है, तो ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, अब बीच में लगा देने का माइनस। अब के कैप के बक्सा में रखने जा रहे हैं तो ऐसे हाथ से के कैप के नीचे लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। बच गया ए एक्स बी वाई, तो लिख देंगे ए एक्स बी वाई, फिर बच गया ए वाई बी एक्स, तो ए वाई बी एक्स बच गया, बीच में लगा देंगे क्या, माइनस। ऐसे कर देंगे, आपको कोई किंतु परंतु नहीं है, डायरेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाइएगा। तो इस तरह का वेक्टर मिले तो आपको काम थोड़ा संभल कर करना है। इस तरह के वेक्टर मिलता है तो आपको थोड़ा सा काम, तो इसी तरह से आप क्रॉस वेक्टर तैयार करेंगे। क्रॉस वेक्टर के साथ ही वेक्टर के यूज पर हम लोग काम करना सीख लेते हैं। फिजिक्स में बहुत ही ज़बरदस्त रोल होता है वेक्टर का। अब वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होने की वजह से फिजिक्स के अधिकांश सिद्धांतों को समझने में, उसके साथ काम करने में, न्यूमेरिकल्स बनाने में सभी में परेशानी होती है। तो मैंने आपको अपने स्तर से आपकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश किया और रफ मेथड से ही समझो, स्पीडली हमने काम किया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं ले गए चूँकि इसमें हम बहुत ज़्यादा समय देना उचित नहीं समझे। हमारा मुख्य उद्देश्य है अब कि हम क्लास में जो भी थ्योरी पढ़ते हैं उस थ्योरी को तो क्लास में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ एडवांस थ्योरी जो हम क्लास में नहीं पढ़ा पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय के अभाव के कारण, तो हमने इस साल विशेष प्लानिंग ये किया है कि क्लास में हम लोग आईएससी के लिए पर्याप्त तैयारी करेंगे। लेकिन आईएससी के अलावा यदि हम अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में बैठना चाहते हैं, जैसे आईआईटी है, नीट है, इस तरह के एग्ज़ाम्स है, इस एग्ज़ाम के लिए हमें तैयार होना हो तो उसके लिए हमने आपके लिए सोचा है कि इस YouTube के माध्यम से हम अब प्रतिदिन फिजिक्स से संबंधित कुछ एडवांस थ्योरम, कुछ एडवांस जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा मन से पढ़ें। इंटर की तैयारी हम क्लास में भी करेंगे और इंटर की तैयारी इस चैनल के माध्यम से भी करेंगे, और साथ में इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ एडवांस, कुछ अतिरिक्त, कुछ विशेष जानकारियाँ भी हम आपके पास भेजते रहेंगे। उसे आप स्वीकार करते रहना। उस पर अगर हो सके तो उस एडवांस जानकारियों के लिए आप एक डायरी रख लेना और उस डायरी में जो आवश्यक पॉइंट लगे या जो आवश्यक कॉन्सेप्ट लगे उन कॉन्सेप्टों का एक संग्रह तैयार करना। यह आपके लिए एकदम समझिए कि एक परिवार जैसे अपने बिगड़े हुए समय से बचने के लिए या फिर संभावनाओं से लड़ने के लिए वो 1-1 रुपया जमा कर करके अपनी सुरक्षा निश्चित करता है ना,
वैसे तुम अपने डायरी में एक एक थ्योरम को, एक एक प्रमेय, एक एक नियम और एक एक सिद्धांतों को जमा करके अपनी सफलता निश्चित करोगे। पैसा जमा करते हैं तो सुरक्षित रहते हैं कि भविष्य में कोई घटनाएं घटेगी, अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगा तो हमारे पास बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस है तो उस अनावश्यक समय में, उस क्रिटिकल समय में उन पैसों का हम प्रयोग करके अपना निवारण करते हैं। उसी तरह से कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको ये जो छोटे छोटे और बड़े बड़े जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को एक जगह हम इकट्ठा करेंगे तो एक ज्ञान की संग्रह है। तो एक हम कहेंगे कि आप लोग एक डायरी बनाना। अब इस डायरी को एकदम पूरे आवश्यक जानकारियों से भर देना। अब यह जो जानकारियां होगी जब वो डायरी में बंद होगा ना, अब जब उसे खोलोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा किस्मत का पिटारा खुलेगा। अगले क्लास में हम लोग फिजिक्स का अब एडवांस थ्योरम स्टडी करेंगे। बेसिक क्लासेस अब यहीं पर स्टॉप करते हैं। एडवांस जानकारियों के लिए कल से आप लोग तैयार रहेंगे। कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो चला जाए ताकि आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सके।